तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मंथन यूट्यूब चैनल पे। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं हमारे आने वाले 10वीं की परीक्षा का एक संपूर्ण फिजिक्स, जो पूरा का पूरा हमारा फिजिक्स है, भौतिकी है, उसमें हर एक चैप्टर को हम लोग अलग अलग तरीकों से बांट के उनके अंदर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनके अंदर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उसको आज हम लोग एक ही साथ एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। और इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या, आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए जाएंगे। आज इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे भी किस प्रकार से उनको सोचा जाता है, किस प्रकार से उनके सवालों को किया जाता है, और उनके ऊपर जो आए हुए पुराने सवाल है हमारे, जो 2010 से लेके अब तक आए हैं, उन सबको इसमें रखा गया है ताकि हम लोग अगर एक टॉपिक पढ़े तो कम से कम 3-4 सवाल हमारे आराम से निकल जाए। इसमें आप ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और जो हमारे लघु उत्तरीय होते हैं या दीर्घ उत्तरीय हैं, सभी तरह के प्रश्नों को यहाँ से सिर्फ देख के आप कर सकते हैं यदि आपने सही तरीके से इसको देखा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है वो वन शॉट होने वाला है, यानी एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा फिजिक्स के जो सारे चैप्टर है वो आपको दिखने वाले हैं। और शुरुआत, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग शुरुआत करने वाले हैं फिजिक्स के प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन से। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इस वीडियो में देखने क्या वाला है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो होंगे आज के, है ना, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, आ चुके हैं और आने की जिनकी संभावना है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एक ही वीडियो में दिखाई देने वाला है। हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट के बाद जो बोर्ड एग्जाम में हम किस प्रकार से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि मेरा ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रकाश से शुरू करते हैं। प्रकाश में आज हम लोग देखने वाले क्या क्या है। सबसे पहले प्रकाश में हम लोग जो ऑप्टिक्स हमारा चैप्टर है उसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, जिसमें सबसे जो मुख्य चीज है वो है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, है ना। उसके बाद और भी जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको देखने वाले हैं। लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र होने वाला है। गणितीय रूप में उसको हम सिद्ध करेंगे और साथ में उसकी व्याख्या भी देखेंगे। दर्पणों के उपयोग जो होते हैं उनको देखने वाले हैं। प्रकाशिकी के सिद्धांत, तारों का टिमटिमाना जो है, या सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के कुछ देर बाद तक जो हमें सूर्य का रंग दिखाई देता है, वो वर्ण का कारण और वैसे वर्ण होने का उसका क्या कारण है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं अब। सबसे पहले दर्पण सूत्र से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका प्रश्न आपको किस किस प्रकार से आ सकता है वो आप देख लीजिए। सबसे पहले आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें, ऐसे आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। एक अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/u = 1/f। इसको सिद्ध करने का आपके पास आ सकता है सवाल, जिसके ज्यादा चांसेस रहते हैं। प्रकाश का जो पहला हमारा चैप्टर है ना, प्रकाश एक यूनिट है और उसका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, उसका पहला सवाल या सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ही आपको सिद्ध करने को बोला जाएगा दर्पण सूत्र, है ना। इसको दर्पण सूत्र दूसरे नाम में हम दूसरे नामों से भी, जैसे दर्पण सूत्र सिद्ध करें। तो इसको किस प्रकार से हम लोग करेंगे, वहां पे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, शुरुआत कैसे करेंगे, इसके ऊपर हम लोग आते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। डायग्राम में क्या करना है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण बना दिया गया है। उसके बाद जो वस्तु की स्थिति है, वस्तु की स्थिति ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, और अनंत के बीच में वस्तु को हम लोग रखेंगे ज्यादा आसानी के लिए। उसके बाद ये हमारा फोकस, ये हमारा पोल, माना कि
जो दर्पण है उसका नाम कुछ भी दे देंगे, एम डैश, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद इसको शुरुआत से लिखना कैसे है, कैसे अपने कॉन्सेप्ट को हमारे जो पेपर के चेकर होंगे उनके सामने एकदम सही से प्रस्तुत करना है, ताकि आपके आंसर शीट को देखते ही वो एक बार में समझ जाए कि आप पढ़ने वाले हैं और आपको अच्छे से मार्क्स मिले। चलिए, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग, माना कि एम डैश या M1 M2 कुछ भी मान सकते हैं। माना कि MM डैश एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र है। P ध्रुव तथा C वक्रता केंद्र है। दर्पण की मुख्य अक्ष पर AB एक वस्तु रखी गई है। दर्पण का जो मुख्य अक्ष है ये, इसके ऊपर AB कोई वस्तु रखी गई है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, ये कोई AB वस्तु है जिसका प्रतिबिंब बनता है हमारा A डैश B डैश, A डैश B डैश, ठीक है। जिसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है। दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी PA जो PA है वो U मान लिए हम लोग। ये है A, ये है B। ये जो PA दिख रहा है, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, यहां से यहां तक के बीच की दूरी को माना कि ये U है। उसके बाद ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी PA डैश, हमारा ये रहा प्रतिबिंब और ये रहा ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी को PA डैश को हम लोग V मान लेते हैं, ताकि हमें सिद्ध करने में आसानी हो सके, इस चीज को हम सिद्ध कर पाए। उसके बाद क्या है, तथा दर्पण की फोकस दूरी PF को स्मॉल f माना। हमारा ये रहा फोकस दूरी, यहां से यहां की दूरी को हम लोग मान लिए कि ये स्मॉल f है। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण BD है। यहां पे जो किरण टकराई है और यहां जो वस्तु है, इससे होकर जो किरण गुजर रही है उस किरण को माना कि वो BD है। से मुख्य अक्ष पर लंब DN, यहां से एक लंब भी दे देंगे जो DN होगा, ठीक है। इतना तो हमारा ये रहा डायग्राम का पोर्शन, कि डायग्राम कुछ हमें इस प्रकार से बनाने हैं। उसके बाद पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसके बाद का जो हमारा पहला स्टेप होगा वो किसी अब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहां से हम लोग कुछ ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो AB है और ये D और N है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्योंकि ये किरण समानांतर है, क्योंकि ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर है, अतः हम ऐसा लिख सकते हैं कि DN जो है वो बराबर हो जाएगी AB के, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण होगा अंतिम क्षणों में, ठीक है। जो DN है वो किसके बराबर हो गई है, AB के। अब त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में, त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C में ध्यान से देखिए, आप ABC ये त्रिभुज और इस त्रिभुज को, ये जो हमारा त्रिभुज है छोटा सा, इसको और इसको अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। बराबर होने का कारण क्या होगा,
बराबर होने का कारण होगा शीर्षाभिमुख कोण। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल A'CB डैश। किस कारण? तो इसको बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण के कारण। आप लोग त्रिभुज जब चैप्टर पढ़े होंगे मैथ में तो उसमें आपको शीर्षाभिमुख कोण के कारण, उसमें आपको पता होगा शीर्षाभिमुख कोण के बारे में। दूसरा अगला स्टेप क्या होगा? और BCA आपको दिख रहा होगा, BCA ये यानी इसी को हम लोग ABC या BCA बोलेंगे। ये दोनों आपस में क्यों बराबर होंगे? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब एक कोण के सीधे उल्टा, दूसरे तरफ उल्टा, है ना। तो उसके बाद दूसरा देखिए, क्या ये समकोण दिख रहा है और ये भी समकोण दिख रहा है। तो हम क्या नहीं बोल सकते, इसको एक बार हम सही कर देते हैं, एकदम क्लियर कर देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिए ये हमारा A डैश था और ये B डैश था जहां पे प्रतिबिंब हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, ये दोनों तो शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो गए। क्या यहाँ पे CA डैश B डैश और CAB दोनों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि दोनों तो समकोण हैं। ये जो हमारा एंगल है और ये एंगल है, दोनों बराबर होने चाहिए। क्यों बराबर होने चाहिए? क्योंकि दोनों ही समकोण है ना। तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं इसको कि एंगल CAB that is equals to एंगल CA डैश B डैश। किससे? समकोण से। अर्थात आपको क्या दिख रहा है? अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये भी एंगल बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ तो एक ही निकलता है कि तीसरा एंगल भी बराबर होगा। क्योंकि कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज में तो टोटल 180 डिग्री का एंगल होता है। तीनों जो कोण है उनका जो योग होता है वो तो 180 डिग्री होता है। यहां से ये और ये बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। क्योंकि त्रिभुज में हमेशा, कोई भी त्रिभुज हो, उसका जो एंगल है वो हमेशा कितना होगा? हमेशा होगा हमारा 180 डिग्री। उनके एंगलों का, जो उनके कोणों का सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री ही होगा। इसीलिए हमारा ये जो दोनों त्रिभुज है, इसीलिए ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए त्रिभुज ABC जो है वो समरूप है किसके? त्रिभुज A डैश B डैश C के। और यदि ये समरूप है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि AB by A डैश B डैश इज इक्वल्स टू CA by CA डैश। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर से ध्यान से समझिए। अगर ये दोनों जो त्रिभुज है वो क्या है? समरूप है। किससे? ए समरूपता से, एंगल 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 समरूपता से। क्योंकि तीनों के जो कोण है वो आपस में बराबर हो गए हैं। ये समकोण से बराबर हुआ, ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हुआ, और तीसरा अपने आप बराबर होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, और इसीलिए जो इनका जो AB by A डैश B डैश है ये बराबर होगा CA by CA डैश के। ये हमारा पहला इक्वेशन बना। इसके बाद दूसरे इक्वेशन पे आते हैं। अब कुछ दूसरा ही बनाते हैं। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज इसी प्रकार
इसी प्रकार त्रिभुज डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ, डी त्रिभुज डी एन एफ और ए डैश बी डैश एफ भी समरूप हैं। अच्छा, ये दोनों कैसे समरूप हो गए? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वो हुआ। तो ध्यान से देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि अगर हम ध्यान से देखें तो त्रिभुज डी, यहां पे है डी एन एफ, ये और ये दोनों त्रिभुज अगर ध्यान से देखेंगे तो ये ठीक उसी प्रकार बराबर है जैसे हमारे ये दोनों त्रिभुज हुए थे। कैसे? ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएंगे, ये समकोण से बराबर हो जाएंगे और बाकी बचा वो अपने आप ही बराबर हो जाएगा। तो इसके बाद हम ये क्यों नहीं बोल सकते कि जो हमारा dn है, इधर क्या dn, ये dn बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, देखिए इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं, dn बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू fn बाई एफ ए डैश, fn बाई एफ ए डैश। अब याद करिए जो हमने सबसे पहला पॉइंट लिखा था आपने कि dn बराबर ab, क्यों? क्योंकि ये जो हमारी किरण है वो समानांतर है प्रधान अक्ष के, इसीलिए जितनी दूरी यहां से यहां तक की होगी उतनी ही दूरी यहां से यहां तक की होगी। ये सबसे पहले हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसी आधार पे हम लोग यहां से ऐसा बोल सकते हैं कि जो dn है ऐसा बोल सकते हैं कि AB बाई ए डैश बी डैश दैट इज इक्वल्स टू FN बाई एफ ए डैश। क्यों? क्योंकि हमारा dn जो है वो AB के बराबर होगा। इसको ब्रैकेट में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि dn बराबर AB, और इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2, समीकरण 2 मान लिए। अब यदि हम अपने समीकरण 1 को ध्यान से देखें तो यहां भी एक तरफ AB बाई ए डैश बी डैश है और यहां भी AB बाई ए डैश बी डैश है। इसका मतलब ये निकलता है कि अगर समीकरण का एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष अपने आप बराबर होगा। तो इससे हम ये बोल सकते हैं, इसीलिए ऐसे भी लिखेंगे, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 से क्या हमको पता चल रहा है? पता चल रहा है कि जो CA बाई CA डैश है वो बराबर हो जाएगा CA बाई CA डैश है वो बराबर हो जाएगा किसके? FN बाई FA डैश के। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और इसको हम लोग मान ली ये समीकरण 3 है। अब आगे, इसी के आगे अगर ध्यान से हम लोग देखें तो क्या नजर आएगा, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, दर्पण का द्वारक छोटा होता यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता
तो बिंदु N जो है, बिंदु N दर्पण के बहुत ही निकट आ जाता। कैसे निकट आ जाता, देखिए ध्यान से। यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो जाए, मतलब दर्पण थोड़ा सा फैले, तो हमारा D और आगे तक जाता और N और नीचे आता। तो हम देखते कि हमारा जो P है और N है वो एक ही पॉइंट पे आके मिल जाते। या ऐसे कहें कि अगर ये प्रकाश की किरण इतने ऊपर से ना जाती, या वस्तु थोड़ी छोटी होती, तो कहां जाता, यहां से जाता। फिर अगर यहां से हम कोई लंब डालते तो क्या होता, ये एकदम P के जगह पे आके मिल जाती। इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि बिंदु N और बिंदु P कोई अलग अलग बिंदु नहीं है, बल्कि एक ही बिंदु है। और जबकि अगर बिंदु N और बिंदु P एक ही है, तो हम उस समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, समीकरण 3 से CA by CA dash that is equals to FP by FA डैश। ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि बिंदु P और बिंदु जो N है दोनों एक ही बिंदु है, क्योंकि दर्पण का द्वारक छोटा हो गया है। मान लिए हैं कि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो क्या होता, जो बिंदु P है वो N के बिल्कुल ही निकट हो जाती। मेरे ख्याल से इतना तक आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब आगे क्या, अब यदि हम एक एक करके सबका मान रखते चले, जैसे हमारे पास है CA और CA डैश। CA यहां देखिए, C यहां है, A यहां है। CA को हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पे मैं लिख के दिखा देता हूं। CA को क्या लिखा जा सकता है, CA, इसको क्या नहीं लिख सकते, PA माइनस PC। इस पूरे में से यदि इतने को घटा दिया जाए, इस पूरे में से इतने को यदि घटा दिया जाए, तो यहां पे क्या बच जाएगा, हमारा इतना दूरी बच जाएगा जो असल में क्या है, CA ही है। तो CA बराबर PA माइनस PC लिख सकते हैं। दूसरा, और दूसरा क्या था, CA डैश। CA डैश को इसी प्रकार हम अगर ध्यान से देखें तो CA डैश कुछ नहीं बल्कि यहां से यहां तक का दूरी है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं PC माइनस PA डैश, जो कि हो जाएगा हमारा CA डैश के बराबर। ठीक है। तीसरा ध्यान ध्यान से, तीसरा PF तो PF ही रहेगा, और PA डैश, PA डैश, ये है हमारा P, ये है A डैश। ये क्या माने थे हम लोग, ध्यान से देखिए, PA डैश बराबर V था, PA बराबर U है, और PF बराबर स्मॉल f है। तो इससे हम सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि CA बराबर PA माइनस PC रखने पर CA बराबर क्या रख सकते हैं, PC माइनस PA माइनस PC, और CA डैश को क्या लिख सकते हैं, PC माइनस PA डैश इज इक्वल्स टू PF बाई FA डैश। अच्छा, FA डैश एक छूट गया, FA डैश को क्या लिखा जा सकता है, यहीं पे देख लेते हैं। FA डैश, ये है FA डैश, ये दूरी है ना, ये वाला दूरी, इसको क्या बोल सकते हैं, यदि हम यहां से यहां तक में से PA डैश में से PF को घटा देते तो ये इतना दूरी हमको पता चल जाएगा। जिससे हम ये क्या लिख सकते हैं कि
एफ ए डैश को लिखा जा सकता है पी ए डैश माइनस पी एफ। अब एक एक करके अब सभी के मान रखने पर, जो हम माने थे, ध्यान होगा आपके, देखिए क्या किसको क्या माने। सबसे पहले जो पी ए है वो यू है, पी ए यू है, तो यहां से पी ए यू माइनस पीसी क्या था, पीसी था हमारा और कुछ नहीं, जो पीसी है यहां से यहां तक, आपको याद होगा पीसी जो होता है यानी कि हमारा वक्रता त्रिज्या, ये और कुछ नहीं होता है, ये 2f होता है, यानी फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो यहां से हम इसका वैल्यू क्या रख सकते हैं, पीसी का वैल्यू 2f डिवाइड बाय, फिर से यहां पीसी 2f माइनस पी ए यू, पी ए डैश बी। ठीक है, आगे पी एफ क्या होगा, पी एफ हमारा फोकस दूरी, नीचे पी ए डैश भी माइनस पी एफ एफ। अब इसको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही करेंगे हमको क्या क्या नजर आ जाएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा यू भी माइनस 2vf, इसको और छोटा कर लेते हैं, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf और प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2f स्क्वायर माइनस एफ भी। यहां हमने कुछ नहीं किया है, यहां पे इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इसके, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया। यहां से 2f और 2f स्क्वायर दोनों मर जाएगा, बचेगा क्या, इधर u भी, इसको और इसको दोनों को अगर उस साइड ले जाया जाए तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एफ भी प्लस यू एफ माइनस प्लस 2vf। ये दोनों क्योंकि सेम है तो ये हो जाएगा हमारा u भी इक्वल्स टू uf प्लस vf। अब हर पद में u भी f से भाग देने पर हमको क्या मिलेगा, हर पद में यूबीएफ से भाग देने पर हमको क्या मिल जाएगा, अब हमको प्राप्त हो जाएगा हमारा दर्पण सूत्र। ऐसे यदि हम भाग दे रहे हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा यू भी बाई यू भी एफ इज इक्वल्स टू यू एफ बाई यू भी एफ प्लस वी एफ बाई यू भी एफ। यूवी से यूवी खत्म, यूएफ से यूएफ खत्म और वीएफ से वीएफ खत्म।
ये क्या बन जाएगा हमारा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, जो कि हमारा दर्पण सूत्र होता है। ये हमारा पहला दर्पण सूत्र सिद्ध हो चुका है। अब ठीक इसी प्रकार से बिल्कुल सेम ऐसे ही इस प्रश्न का भी हल कर सकते हैं। ये जो पहला था, ऐसे ही हम लोगों को मानना है बस कि माना कि एक वस्तु उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर f' तथा 2f' के बीच रखी हुई है। बिल्कुल आपको ऐसे ही पोजीशन ले लेना है। यहाँ भी दो आपको त्रिभुज मिलेंगे, उन दोनों को समरूप साबित करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने लेंस दर्पण सूत्र में बताया, वैसे ही लेंस सूत्र भी आप खुद से इसको सिद्ध कर सकते हैं, इसका प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि सबको अगर करने लगे तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा। तो दो प्रश्न अभी तक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। और ऑब्जेक्टिव अगर आप सोच रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव इसमें कहाँ है, तो ऑब्जेक्टिव में कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, दर्पण सूत्र क्या होता है। उस समय आप सीधे इसको टिक कर सकते हैं, जो अभी हम लोग यहाँ निकाले हैं। आपसे पूछा जा सकता है इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आपको f दे दिया जाएगा, v दे दिया जाएगा, u पूछा जा सकता है, v दे के u और f पूछा जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपके अभी आपको ऐसे पता नहीं चल रहा हो, लेकिन अभी आपने 3 से 4 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसी में कर लिया है ना। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ भी है। जब वस्तु को हम लोग अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, तब उसको आप प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होता है, तो आप सीधे सीधे टिक कर सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब हमको उस समय C और F के बीच में प्राप्त हो जाएगा। तो आप खुद से सोच के इस प्रकार से ही आप अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसमें से छाट सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक अलग से सेशन आएगा, है ना, जिसमें हम लोग एक साथ 400-500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एक बार देखेंगे परीक्षा के ठीक पहले। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सिद्ध करें कि f बराबर 2r है। सिद्ध करें, ये सवाल कुछ इस प्रकार से, सिद्ध करें कि r बराबर 2f। इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपके पास डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना। डायग्राम में एक अवतल दर्पण ले लेना है। अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेगी और एक अभिलंब जो C से होकर गुजरेगी। इन दोनों को आपको चयन कर लेना है और उसके बाद ये किस प्रकार से सिद्ध करना है उसको हम लोग ध्यान से देखते चलते हैं। सबसे पहले ये आपके पास कुछ फोकस का सबसे पहले परिभाषा दे देना है कि अवतल दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। चित्र में अवतल दर्पण दिखाया गया है। ए बी आपतित किरण है जो मुख्य अक्ष के समानांतर है, बी है परावर्तित किरण है जो परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरता है, सी दर्पण का वक्रता केंद्र है, सी भी दर्पण के बी पर मुख्य लंब है। सी दर्पण का वक्रता केंद्र है, सी भी दर्पण के बी बिंदु पर लंब है। ठीक है, अब इसको सिद्ध कैसे करना है उसके ऊपर जरा सा आ जाते हैं। इतना जानकारी देने के बाद आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि लिखा जा सकता है परावर्तन के नियम से परावर्तन का नियम पहला याद करें क्या होता है। परावर्तन का नियम होता है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के बराबर होती है। एंगल आई एंगल आर के बराबर होती है। यहां अगर ध्यान से देखा जाए तो एंगल आई जो है वो है हमारा ए बी सी। एंगल आई है ए बी सी, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी जो है वो बराबर है परावर्तन कोण के। परावर्तन कोण हमको सीधा सीधा दिख रहा है सी बी एफ। परावर्तन कोण सी बी एफ। इतना लिखने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे लिखेंगे
पी अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये सब तो हम लोग लिख चुके हैं। अब CBF, ध्यान से देखिए, CBF ये बराबर हो जाएगा हमारे BCF के, BCF के। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो जो ABC एंगल है, एंगल ABC ये पुनः बराबर हो जाएगा एंगल BCF के। ऐसे एंगल BCF के कैसे बराबर हुआ? तो ये हुआ हमारा एकांतर कोण से। एकांतर कोण का अर्थ होता है एक के अंतर पे होने वाला कोण। ध्यान से देखिए एकांतर कोण कैसे, अगर ये दोनों एक पैरेलल लाइन है, ठीक है, और ये कोई त्रियक रेखा जो है ये इसको काट रही है, अगर हम उसी हिसाब से देखें तो इसका जो एकांतर कोण है वो हमारा बन रहा है ये। समझ में आया? इसीलिए ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। अब इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इससे सीधा सीधा हम लोग क्या बोल सकते हैं? इससे सीधा सीधा बोला जा सकता है कि जो एंगल CBF है वो बराबर हो जाएगी एंगल BCF के। एंगल CBF ये एंगल और एंगल BCF ये एंगल दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और यदि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो गए तो इसका अर्थ क्या हुआ कि ये कैसा त्रिभुज है? ये है हमारा एक समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा हमारा? ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। और इससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो CF है वो BF के बराबर है। ये हमारा जो CF है वो BF के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें यदि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो हम सीधे बोल सकते हैं कि CF जो है वो बराबर हो जाएगा BF के। अब आगे, यदि दर्पण का द्वारक, फिर से यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, इसको भी जरा छोटा कर दिया जाए। अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो हम क्या बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि जो ये बिंदु B है ये P के बिल्कुल ही निकट रहती, या यूं कहें कि बिंदु जो P है वो B ही रहती, यानी बिंदु P और बिंदु B एक ही रहती। तो इससे हम क्या ये तीसरे इक्वेशन को ये नहीं बोल सकते कि CF जो है वो हमारा PF के बराबर है। क्यों? यदि ये बिंदु यहां आ गई तो B और P तो बराबर हो गए, तो अब P के जगह हमको B के जगह हमको सिर्फ P बैठाना है। अब हम पहले से जान रहे हैं कि ये जो है हमारा स्मॉल f है, यानी फोकस दूरी है। उसके पश्चात ये जो है हमारा, इसको R माना, बस इतने से हमारा काम चल जाएगा। जो CF है वो क्या है? CF को हम लोग क्या लिख सकते हैं? CF को ध्यान से देखिए, CF ये पूरा, इसको क्या लिखा जा सकता है? PC माइनस PF। इस पूरे में यदि हम इसको घटा दें तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा, ये। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? CF बराबर हम लिख सकते हैं CF को PC माइनस PF दैट इज इक्वल्स टू PF
उसको उधर फेंक दिया जाए, PC बराबर 2PF। अतः सभी के कर सकते हैं या बना सकते हैं, खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ से भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन निकल चुके हैं। सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है? तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है कि अपवर्तन का आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा हमको क्या ऑब्जेक्टिव मिला कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। और क्या क्या निकला? और यहां से बहुत सारे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी बन जाएंगे। हमको फोकस दूरी दे दिया जाए, वक्रता त्रिज्या निकाल देंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया जाए, फोकस दूरी निकाल देंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने क्वेश्चन को मॉडिफाई खुद से भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अगला हमारा क्या है? सोलर कुकर में इस प्रश्न को कैसे पूछा जाएगा हमसे? इस प्रश्न को कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों किया जाता है? ऐसे लिखते हैं, सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? किया जाता है। और इसका उत्तर किस प्रकार से देंगे? पहला पॉइंट में लिखेंगे कि समानांतर किरणें, सूर्य की दूरी के कारण सभी किरणें दर्पण के समानांतर आएगी। जब आप अवतल दर्पण में कोई भी जो किरण है उसको अनंत से लेके आते हैं, सूर्य क्योंकि हमसे अनंत दूरी पे है, एक छोटे से दर्पण के हिसाब से सूर्य की दूरी अनंत है, तो अनंत से जो भी किरणें आएंगी वो सभी कैसे आएंगी? प्रधान अक्ष के समानांतर आएंगी, समानांतर किरणें। पहला। दूसरा, अभिसरण। अवतल दर्पण प्रकाश किरणों को एक ही बिंदु पे केंद्रित करता है। आपको अगर ध्यान में हो तो याद करिए, जो हमारा अवतल दर्पण होता है कुछ इस प्रकार का होता है, और यदि हम समानांतर किरण इसके समानांतर किरण को भेजते हैं तो ये सीधे कहाँ पे उसको जाके मुख्य अक्ष पे मिलाता है, तो वो फोकस होता है। हम कहीं भी भेजे, अगर वो किरण समानांतर है तो फोकस से होके गुजरेगी, कहीं से भी भेजे फोकस से होके गुजरेगी, कहीं से भी भेजे फोकस से होके गुजरेगी। तो ये जो है हमारे अवतल दर्पण का खास बात होता है कि वो जितने भी समानांतर किरणें होती हैं उनको कहाँ भेज देता है? फोकस के ऊपर एक जगह केंद्रित करता है। अभिसरण दूसरा जो है हमारा अभिसरण। तीसरा, उच्चता। केंद्रित प्रकाश का ऊर्जा भाप या पाक सतह पर उच्च ताप उत्पन्न करती है। जाहिर सी बात है कि सूर्य की जो धूप होती है उससे आने वाली गर्म जो उसकी किरणें हैं वो एक ही जगह यदि केंद्रित हो रही है तो इसका अर्थ है कि वहां बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी बढ़ेगी और जिससे हमारा खाना जो है, हमारा पाक जो है वो सही से बन पाएगा। क्यों अवतल, क्यों उत्तल क्यों नहीं? उत्तल दर्पण किरणें छितराते हैं, जैसे एक जगह की किरणों को बहुत अलग अलग दिशाओं में फेंकना उनका काम है। उनका काम ये नहीं कि अलग अलग दिशाओं की किरणों को एक जगह लाना, वो किसका काम है? वो है अवतल दर्पण का काम। यही कारण है कि अवतल दर्पण को उसमें सोलर कुकर में इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अवतल किरणें को केंद्रित ऊर्जा एकत्रित उचित खाना पकाने के लिए, ठीक है। मुख्य अक्ष पर फोकस बिंदु एक ही कुंडी की स्थिति होती है और वहां आपको फोटो भी दिख रहा होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ा जाए इससे। ये तो हमारा था प्रश्न और ये भी काफी बार आ चुका है, 2 से 3 बार ये हमारे परीक्षा में आ चुका है, वो भी 5 नंबर के 5 मार्क्स के साथ।
अब एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को जरा हम लोग लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक मिनट, क्वेश्चन का, हाँ, कोई ऑटोमोबाइल यानी कोई कार है, कोई कार है जिसका जो साइड मिरर है, साइड मिरर, कोई कार है जिसका साइड मिरर का वक्रता केंद्र जो है, सॉरी वक्रता त्रिज्या जो है वो 5 मीटर है, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है r बराबर 5 मीटर है। और उसके ठीक 5 मीटर पीछे एक बस जो है वो खड़ी है या चल रही है, ठीक है। तो वस्तु दूरी भी -5 हो जाएगा। वस्तु दूरी तो हमेशा नेगेटिव में होता है चिन्ह परिपाटी के हिसाब से देखा जाए तो। और फोकस दूरी हमारा क्या हो जाएगा, 2.5 मीटर, क्योंकि ये वक्रता त्रिज्या 5 मीटर। बस इतना दिया हुआ है। और क्या पूछा है हमसे, पूछा है प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की स्थिति और प्रतिबिंब का आकार, तीनों को किस प्रकार से निकाला जा सकता है। यदि आपके पास, अभी हम क्या सिद्ध किए थे, दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे, उसमें हम लोग क्या देखे थे, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब मेरे पास f आ चुका है, मेरे पास u आ चुका है, तो क्या हम इससे v नहीं निकाल सकते। f का वैल्यू 1/2.5, इसको बना के हम आपको दिखा देते हैं। इधर ध्यान से देखिए, 1/f, f हमारा है 2.5, जो उत्तल दर्पण में होता है उसका फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, बराबर है 1/u। u कितना है हमारा, 1/v माइनस 1/u कितना है, 5 मीटर। यहां से आगे बढ़े तो हमारा हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 1/2.5 प्लस 1/5, दोनों मीटर में ही है, दोनों का यूनिट मीटर में ही है। अब इसको जब जोड़ के हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/v इक्वल्स टू 3/5 मीटर। इस प्रकार 1/v जो होगा वो हो जाएगा 1/1.67 मीटर, और v बराबर हो जाएगा हमारा 6, जो v बराबर होगा वो हमारा हो जाएगा 1.67 मीटर। ये रहता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जो आते हैं, उसको किस प्रकार से हल करना है, सोचना कैसे है। सबसे पहले हमको दिया था कि एक कार है, एक ऑटोमोबाइल है जिसके साइड मिरर की वक्रता त्रिज्या जो है वो 5 मीटर है, तथा उसके ठीक 5 मीटर पीछे एक बस है, बस। अब हमसे पूछा क्या, तो बताइए कि बस के प्रतिबिंब की प्रकृति, उसकी स्थिति तथा उसका आकार बताइए। तो जाहिर सी बात है, बस हो या कुछ भी हो, वो 5 मीटर पे है, मतलब वो वस्तु है, और वस्तु दूरी हमारा 5 मीटर हो गया। क्योंकि वस्तु दूरी हमेशा नेगेटिव होता है, इसीलिए हम लोग -5 लिए। दूसरा, क्योंकि वक्रता त्रिज्या 5 मीटर है, तो फोकस दूरी हमारा उसका आधा, जो अभी हम लोग सिद्ध किए थे कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, उसी हिसाब से वो 2.5 मीटर हो गया। दर्पण सूत्र पे रखते ही जो हमारा v है वो 1.67 मीटर आ गया। इसके बाद बात करें प्रकृति की, तो प्रकृति, क्योंकि जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें हमेशा जो वस्तु होती है वो आभासी बनती है, काल्पनिक बनती है। आभासी को ही क्या बोलेंगे, काल्पनिक, काल्पनिक बनती है, ठीक है, और सीधा बनती है, काल्पनिक बनती है और सीधा बनती है। स्थिति पता चल गया, प्रकृति पता चल गया। अब एक होता है आवर्धन। आवर्धन का जो वैल्यू होता है, जो आवर्धन का वैल्यू होता है वो होता है m बराबर होता है -v/u। यहां से m बराबर हम आराम से निकाल सकते हैं, v का वैल्यू 1.67 मीटर, u का वैल्यू -5 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल,
m का वैल्यू डायरेक्ट हमारे पास आ गया 0.33, यानी कि ये वस्तु से काफी छोटा बनेगा। कितना छोटा बनेगा, तो यहां देख सकते हैं इतना गुना छोटा बनेगा। यदि हमारा बस 5 मीटर का हो तो हमको उससे इतना गुना छोटा दिखेगा, यानी लगभग 1.5 मीटर का। ठीक है, अगर 10 मीटर का बस हो तो हमको वो 3.3 मीटर का दिखेगा। कुछ इस प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल को करेंगे। और जो हमारा प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है, इसमें ज्यादा चांसेस है, जो अभी हमने आपको बताया है वही ज्यादा आने का चांस है। इससे आगे हो सकता है कुछ आ जाए इस पर, लेकिन अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें ज्यादातर यही आए हैं। इसके अलावा एक उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में अंतर आ जाता है, उसको आप खुद से भी घर पे देख सकते हैं। और उसके बाद मानव नेत्र पे आ जाते हैं। तो मानव नेत्र जो हमारा तीसरा चैप्टर था इसका, उसके ऊपर आते हैं। शुरू करते हैं मानव नेत्र में। सबसे पहले प्रकाश का वर्ण विक्षेपण एवं इंद्रधनुष। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण का अर्थ होता है कि प्रकाश के 7 अलग अलग वर्णों में बदलना या टूटना, है ना, जो हम लोग प्रिज्म से करके देखते थे। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले जब श्वेत प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपने घटकों, यानी घटक रंगों का मतलब हुआ प्रकाश, जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 अलग अलग वर्णों से, अलग अलग रंगों से बना होता है। ये VIBGYOR जो दिख रहा है वो कुछ नहीं, सारे जो कलर है उनके पहले अक्षर के नाम लिखे हुए हैं। तो वो 7 कलरों में विभाजित हो जाता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यानी प्रकाश के वर्णों को का जो टूटना है, उसका जो विक्षेपण है, वही तो वर्ण विक्षेपण कहलाएगा। माध्यम में विभिन्न रंगों की चाल भिन्न भिन्न होती है, यानी जितने भी कलर होते हैं उनके अलग अलग माध्यमों में उनकी चाल अलग अलग होती है। हर कलर की चाल अलग होती है ना। भिन्न होने के कारण उनका अपवर्तन भिन्न भिन्न कोणों पर होता है। प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, बैगनी प्रकाश जो होता है जो वो सबसे ज्यादा विचलित होता है, जबकि लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होता है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव यहां से 2-4 बन गया। क्या क्या कि बैगनी प्रकाश सबसे ज्यादा विचलित होती है और लाल प्रकाश सबसे कम विचलित होती है। यानी सबसे ज्यादा एंगल से कौन मुड़ता है? बैगनी प्रकाश। सबसे कम एंगल से कौन मुड़ता है? लाल प्रकाश। तो यह रहा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अब इंद्रधनुष क्या होता है? तो वर्षा के बाद जल की बूंदे प्रिज्म की भांति व्यवहार करती है। सूर्य का प्रकाश इन बूंदों में प्रवेश करके अपवर्तित होता है, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होता है और अंत में बाहर निकलते समय फिर से अपवर्तित होकर इंद्रधनुष बनाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहरी किनारे पर और बैगनी रंग अंदरूनी किनारे पर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में रंगों का क्रम उल्टा होता है और यह 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनता है। कुछ नहीं है, जैसा कि प्रिज्म में होता है। क्या होता है? सबसे पहले जो प्रकाश की किरण है, जो श्वेत प्रकाश है, वो अंदर जाता है, उसका अपवर्तन होता है, और जब पुनः वो जब बाहर आता है तो उसका दोबारा से अपवर्तन होता है, और उसके बाद जो है उसके जितने भी 7 कलर है वो अलग अलग, ऐसे कहे कि उनका विक्षेपण हो जाता है, अलग वो लोग टूट जाते हैं। सबसे ऊपर जो हमको दिखता है वो लाल रंग दिखता है, सबसे नीचे दिखता है बैगनी रंग दिखता है। इसका कारण क्या है कि जो बैगनी रंग होता है वो सबसे ज्यादा विचलित होता है, सबसे अधिक कोण से वो मुड़ता है, और सबसे कम विचलित जो होता है वो लाल होता है, क्योंकि लाल का जो स्पीड है वो 7 रंगों में सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए वो सबसे कम विचलित होता है, सबसे कम एंगल से मुड़ता है, और इसीलिए वो सबसे ऊपर दिखता है, और बैगनी सबसे नीचे दिखता है। महत्वपूर्ण बिंदु, इंद्रधनुष प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन का परिणाम है। इसमें सबसे ऊपर लाल और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है, जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया। अब आगे इसके और क्या है? दृष्टि दोष, प्रकार एवं निवारण। तो दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या निवारण है? ध्यान रहे, ये जो सवाल है दृष्टि दोष क्या है, इसके क्या निवारण है, ये 4 से 5 बार आ चुका है 2010 से लेके अब तक। तो इसको आप लोग ध्यान से करके जाइएगा, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। हमारी आंख एक अद्भुत अंग है जो हमें आसपास की दुनिया को देखने में मदद करती है। प्रकाश की किरणें जब आंख में प्रवेश करती हैं तो कॉर्निया और लेंस मिलकर उन्हें रेटिना पर केंद्रित करते हैं, जहां एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है।
जब नेत्र की संरचना में असामान्यता आती है तो प्रकाश रेटिना पर ठीक से केंद्रित नहीं हो पाता, जिससे वस्तुओं का स्पष्ट दिखना बाधित हो जाता है। इस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। इस स्थिति को दृष्टि दोष कहते हैं। विशिष्ट ऑप्टिकल शक्ति वाले चश्मा या कॉन्टेक्स्ट लेंस का उपयोग करके इन दोषों को सुधारा जा सकता है। मतलब होगा क्या कि जब प्रकाश की किरणें आंख में प्रवेश करती हैं तो कॉर्निया और लेंस मिलकर उन्हें रेटिना पर केंद्रित करते हैं। रेटिना जो पीछे हमारे आंख में स्क्रीन के तरह लगा हुआ होता है, उसके ऊपर सारा का सारा प्रकाश को केंद्रित करती है। कौन? कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया और लेंस क्या करती है? उसको एक जगह पे केंद्रित करती है। कहां पे? रेटिना पे, जहां एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। जब लेंस की संरचना में असामान्यता आती है, मान लीजिए लेंस का मोटा हो जाना या लेंस का इधर हो जाना या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, जिससे क्या होता है, हमें कोई भी वस्तु सही प्रकार से नहीं दिख पाती, चाहे वो धुंधला दिखे, दूर की वस्तु न दिखना, करीब की वस्तु न दिखना। तो इस प्रकार की चीजों को हम लोग क्या बोल देते हैं? दृष्टि दोष बोल देते हैं। ठीक है, अब ये भी जो होते हैं वो बहुत सारे तरह के होते हैं, लेकिन मुख्यतः हम लोग 3 तरह के दृष्टि दोषों को जानते हैं जो 10वीं कक्षा के हमारे सिलेबस में है। सबसे पहला निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं क्योंकि प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है। इसे अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। इसमें आपका जो है ये पूरा का पूरा आपको स्लॉट दिख रहा है। इससे कम से कम 4, 5, 6 आप बोले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन ही रहे हैं, 6 नहीं 7, 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जा रहे हैं। उसके बाद फिक्स है, यहां से कम आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो आसानी से 2 से 3 रहेंगे, सिर्फ इससे, इतने से, इसी में से कहीं कहीं से निचोड़ निकाल के वो आपको दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष है, उसमें कहां की वस्तु धुंधली दिखाई देती है? तो दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है। काफी आसान है। निकट दृष्टि दोष, निकट की दिखे और बाकी दृष्टि दोष, यानी निकट की वस्तु दिख रही है और बाकी दूर की वस्तु के लिए ये कैसा क्या है? दोष है, निकट दृष्टि दोष। निकट की वस्तु दिखी, बाकी दोष। ठीक है, उसके बाद इसमें एक ऑब्जेक्टिव तो बन गया कि इसमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं क्योंकि यह प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव इसी में मिल जाएगा। निकट दृष्टि दोष को कैसे सुधारा जा सकता है? सीधा जवाब, अवतल लेंस से सुधारा जा सकता है। इसी में से तीसरा ऑब्जेक्टिव निकलेगा। निकट दृष्टि दोष में कहां की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती हैं? तो निकट की वस्तुएं साफ साफ दिखाई देती है। ये हमारा 3 ऑब्जेक्टिव सिर्फ इससे। उसके बाद दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जैसे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखी, दूर की नहीं दिखी। दीर्घ दृष्टि दोष में दीर्घ की वस्तु दिखेगी, यानी दूर की वस्तु दिखेगी और पास की वस्तु नहीं दिखेगी। पहला ऑब्जेक्टिव यही हो गया। इस दोष में निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं क्योंकि प्रकाश के रेटिना के, इसमें क्या होगा? प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित हो जाता है, यानी रेटिना हमारा अगर ये है तो सारा का सारा प्रकाश आके यही मिल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो धुंधला दिखाई देगा। दूसरा जो दीर्घ दृष्टि दोष होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ये हमारा रेटिना है तो इसके पीछे जाके सारी की सारी प्रकाश की किरणें केंद्रित होती है। इससे भी क्या होता है? हमारा जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो हमको धुंधला दिखाई देता है ना? और इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो इसे उत्तल लेंस से सुधारा जा सकता है। उत्तल लेंस से इसको सुधारा जा सकता है। और तीसरा दृष्टि दोष जो है वो उम्र के ऊपर है, उम्र को लेके होती है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी आंखें कमजोर होती रहती हैं। देखते हैं क्या है जरा दृष्टिता, यह बढ़ती उम्र के साथ होता है। जब लेंस का लचीलापन कम होने लगता है तो निकट की वस्तुएं पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए द्विफोक्सी लेंस, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रहे, अभी आपको जो ये एक पेज दिख रहा है, ये पेज इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ इससे 10 से 12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के अभी निकल जाएंगे। और तय बात है कि आपके एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यहां से होंगे ही होंगे, होने ही वाले हैं। ठीक है, अब इसको अगर आपको
इसका स्क्रीनशॉट लेना हो, इसको देखना हो तो देख सकते हैं। पहला दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूसरा दीर्घ दृष्टि दोष, तीसरा जरा दृष्टिता। और ये फिर से मैं बता दूं 3 से 4 बार, शायद 5 बार हमारे परीक्षा के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आ चुका है, तो इसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना ले। अब आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ये भी काफी बार, 2 बार, ये सवाल भी 2 बार आ चुका है कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ध्यान से देखिएगा क्या होता है। सबसे पहले समस्या का कारण, समस्या क्यों आती है, इसमें क्या समस्या आती है जिससे हमको दूर की जो वस्तुएं हैं वो ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। समस्या क्या है? तो नेत्र गोलक की संरचना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लिया जाए ताकि सही से दिखे। अब शायद सही हो। अब सही है ना? अब देखेंगे हम लोग ध्यान से। समस्या का कारण, इसके पीछे क्या समस्या है? नेत्र गोलक की संरचनात्मक असामान्यता, यानी हमारा जो नेत्र गोलक है, नेत्र गोलक का मतलब हमारा जो लेंस है जो हमारी आंखों में लगा हुआ है प्राकृतिक रूप से, तो निकट दृष्टि दोष तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है या कॉर्निया और लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। ठीक है, कॉर्निया और लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। उस समय पर यही कारण था कि सबसे पहले नेत्र गोलक की संरचनात्मक असमानता, नेत्र गोलक जो हमारा है, जो हमारे आंख का पूरा हिस्सा आपको दिख रहा है, वो उसमें असमानता आ जाती है। कोई कुछ बड़ा हो जाए, कुछ छोटा हो जाए। देखते हैं क्या क्या बड़ा और क्या क्या छोटा होता है। तो निकट दृष्टि दोष तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है। नेत्र गोलक हमारे पूरे के पूरे आंख के हिस्सों को हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि आंख हमारा ज्यादा लंबा हो जाए, है ना। निकट दृष्टि दोष तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से अधिक लंबा हो जाता है या कॉर्निया और लेंस की वक्रता बढ़ जाती है। इन कारणों से दूर की वस्तुएं से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना पर केंद्रित होने के बजाय उसके ठीक सामने केंद्रित हो जाती है, कुछ इस प्रकार से। जैसे माना कि ये हमारे आंख की लेंस है, यहां भी आपको दिख रहा होगा, तो होगा क्या, जो भी किरणें आएंगी, ये मानते हैं कि ये रेटिना है, किरण आई, एक मिनट, माना कि यहां से ये किरण आई और यहां से मुड़ गई, यहां आई, यहां मुड़ गई। लेकिन समस्या का कारण क्या कि रेटिना हमारा कुछ दूर पीछे था और रेटिना पे आने से पहले ही ये दोनों किरणें आपस में आके मिल गई। और आपको पता है जहां पे दो अपवर्तित किरणें मिलती है वहीं पे उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो हमारा प्रतिबिंब जो रेटिना पे बनना था वो बन गया हमारे रेटिना के सामने ही। इसीलिए जो दूर से आती हुई किरणें हैं, यानी दूर से जो भी किरण आएगी वो तो समानांतर आती है, अभी हम लोग कुछ देर पहले ही चर्चा किए थे। तो दूर से आती किरणें रेटिना के सामने ही मिल जाती है, जिससे क्या होता है, हमें दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है। इसका समाधान क्या है? इसका तो एक ही समाधान है और वो है हमारा उत्तल लेंस। सॉरी, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, है ना। अवतल लेंस क्या करेगा, अब मान लेते हैं कि इसके सामने हम एक अवतल लेंस लगा दिए, तो जो दूर से हमारी किरण आ रही थी समानांतर, वो किरणों को फिर से क्या करेगी, अपसारी किरण पुंज बना देगी, यानी कि फैला देगी।
तो फैलने के कारण ये थोड़ा सा ऊपर गया। अब मान लीजिए कि ये यहां से गया तो आके यहां मिल गया। इसी को थोड़ा सा फैला के हम अगर ऊपर से भेजते तो ये आगे जाके मिलती, ऊपर से भेजते तो आगे जाके मिलती और जाके डायरेक्ट रेटिना पे लगती। अगर सही डायोप्टर का चश्मा रहे, सही डायोप्टर का लेंस लगा रहे तो इससे क्या हुआ, हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधे सीधे हमारे आंख पे बना और दूर की वस्तु भी हमको दिखाई देने लगी। तो ये हमारा निकट दृष्टि दोष था। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है जो हम आपको यहाँ बता चुके हैं, लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं पहले से पढ़ के। रेटिना के पहले फोकस, दूर की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने केंद्रित होने के कारण उन वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर धुंधला और अस्पष्ट बनता है, जैसा कि हमने आपको इस वाले डायग्राम में पहले बताया था, है ना। उसके बाद तो यहाँ हम लोग लेंस लगा चुके थे अवतल, उसके बाद हमारा ठीक हो गया था। लेकिन क्या हुआ था कि दूर की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के सामने केंद्रित होने के कारण उन वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर धुंधला और अस्पष्ट बनता है। इससे व्यक्ति को दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, जबकि पास की वस्तुएं आमतौर पर स्पष्ट दिखाई देती हैं, आमतौर पर स्पष्ट दिखाई देती हैं। अब निवारण की विधि, कैसे निवारण किया जा सकता है इसका, वो भी हम बता चुके हैं कि अवतल लेंस लगाए तो निवारण हो जाएगा। लेकिन इस प्रकार से इसको हम लोग देखेंगे। निकट दृष्टि दोष सुधारने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर ठीक से केंद्रित करने में मदद करता है। अवतल लेंस की शक्ति ऋणात्मक यानी कि -2.5 डायोप्टर होती है, जो मायोपिया की गंभीरता के अनुसार बदलती है ना। यदि आपको ज्यादा परेशानी नहीं है तो इसका जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगा, डायोप्टर बदलते रहेगा, कभी -2.5, कभी -1.5, कभी 3 पे भी जा सकता है, माइनस कुछ भी हो सकता है, वो आपके आंख के स्थिति के अनुसार बदलते रहेगा। लेंस की भूमिका और डायोप्टर की शक्ति, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाकर रेटिना पर सटीक फोकस प्राप्त करने में मदद करता है। इसकी शक्ति डायोप्टर में मापी जाती है। एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पक्का आएगा, क्या आएगा कि हर साल आता है एक ऑब्जेक्टिव इसका और एक ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या है, V बराबर I है, और एक ये क्या है, शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है, शक्ति को डायोप्टर में मापा जाता है और हमेशा ऋणात्मक होती है, जैसे -1 डायोप्टर, -6 डायोप्टर etc। तो ये था हमारा निकट दृष्टि दोष, जो भी बहुत महत्वपूर्ण अपना महत्व रखता है हमारे आने वाले परीक्षा में। अब मानव जो नेत्र है उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले समंजन क्षमता के ऊपर आपके सवाल आ सकते हैं। समंजन क्षमता जो है, समंजन क्षमता के ऊपर सवाल आ सकता है कि समंजन क्षमता क्या है। तो हम आसानी से यहाँ से अगर पढ़ के गए हैं तो आप सीधा सीधा बता सकते हैं। ये 2 नंबर में भी आ सकता है, 1 नंबर में आ सकता है, किस्मत अच्छी रही तो 5 नंबर में भी आ सकता है। इतना जान लीजिए, इसके बाद आप खुद से इसको लिख सकते हैं। अगर क्या आप लोग टैलेंटेड तो है ना। मानव नेत्र की वह अद्भुत क्षमता जिसके द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को स्वचालित रूप से समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से रेटिना पर केंद्रित किया जाता है, समंजन क्षमता कहलाती है। यह सिलियरी मांसपेशियों द्वारा नियंत्रित होती है, जो लेंस की वक्रता को बदलती है। कुछ नहीं, कुछ इस प्रकार से कि आप 5 मीटर की वस्तुओं को भी देख पा रहे हैं, 50 मीटर की वस्तुओं को भी देख रहे हैं, 5 मीटर दूर रखी वस्तुओं को भी देख पा रहे हैं, 50 मीटर दूर रखी वस्तुओं को देख पा रहे हैं। इसका सीधा कारण क्या है, समंजन क्षमता। आपके आंख के पास ऐसी क्षमता है कि अपना फोकस हर एक वस्तु को देखने के हिसाब से शिफ्ट करते रहता है, बदलता रहता है। दूसरा निकट दृष्टि दोष, जिसको हम लोग पहले से देख चुके हैं। दीर्घ दृष्टि दोष देख चुके हैं। लेंस की क्षमता, इसको आप लोग, इसमें आपको क्या क्या करना है, तो लेंस की क्षमता, परिभाषा, सूत्र और मात्रक, परिभाषा, सूत्र और मात्रक। तो लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता को P से डिनोट किया जाता है। लेंस की क्षमता उसकी प्रकाश किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की डिग्री है, जो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जो P होता है वो
1/f के बराबर होता है। ठीक है, ये एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी तक जब तक जहां से हम लोग शुरू किए थे और यहां तक देखे तो हम लोग आराम से 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो सब्जेक्टिव में से निकाल देंगे अगर चाहें हम लोग तो। और फिक्स है कि इसमें से कम 8 से 10 तो ऑब्जेक्टिव यहीं से आने वाले हैं जहां से हम लोग अपना सब्जेक्टिव देख रहे हैं। जो सब्जेक्टिव देख रहे हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव निकल सकता है 8 से 10 आसानी से, और फिक्स है कि निकलेगा, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 8 से 10 तो रहने ही वाले हैं, सिर्फ जहां तक हम लोग देखे हैं अभी वहां तक। अभी और आगे अगर आप चलते हैं तो और आगे आपको दिखेगा। अच्छा, यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ था। फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है कौन? लेंस की क्षमता, है ना। इसका सूत्र P बराबर 1/f है, जहां f मीटर में लेंस की फोकस दूरी है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। पक्का आने वाला सवाल यही सब होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब मानव नेत्र से सवाल आ सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कॉर्निया क्या है, आंख का पुतली क्या होता है ना, रेंटा क्या होता है, और ऑप्टिक नर्व क्या होता है, ये सब पूछा जा सकता है। एक एक लाइन में हम आपको बताते हैं, आप इसको और सही ढंग से आप पढ़ सकते हैं। ये जो कॉर्निया होती है वो प्रथम पारदर्शी परत होती है जहां से प्रकाश का एंट्री होता है। आंख का पुतला जो होता है जहां से जो प्रकाश के प्रवेश मार्ग होता है, जहां से प्रकाश एंट्री लेता है। उसके बाद रेंटा जो प्रकाश को संकेत में बदलता है ताकि हमारे मस्तिष्क तक जो हमारा ऑप्टिक नर्व है उसको संदेश भेज सके। किसको? मस्तिष्क को। कौन भेजता है? ऑप्टिक नर्व भेजता है। ठीक है, तो ये आप इसको देख सकते हैं, उतना ज्यादा भी नहीं, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव इससे आने की संभावना ज्यादा रहती है। अन्य दृष्टिदोष की बात करें तो एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, एक होता है दृष्टि वैषम्य, और एक होता है रतौंधी। तीनों को मन है स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से देख सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद। दीर्घ दृष्टि दोष क्या होता है? तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसमें क्या होगा, इसमें होगा कुछ ऐसा कि जो हमारा नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाएगा या लेंस की फोकस शक्ति में कमी आ जाएगी। जो नेत्र गोलक है वो छोटा हो जाएगा या लेंस की फोकस शक्ति में कमी आ जाएगी। दीर्घ दृष्टि दोष तब होता है जब नेत्र गोलक सामान्य से छोटा हो जाता है, और सामान्य से छोटा होता है या कॉर्निया लेंस की फोकस शक्ति कम हो जाती है। इसके कारण दूर की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के बजाय उसके पीछे केंद्रित होती है, जैसा कि आपको यहाँ चित्र में दिख रहा होगा। ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट जो यहाँ से गई है वो रेटिना के पीछे जाके केंद्रित हो रही है, जिसके कारण हमारा जो चित्र है, हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमें धुंधला दिखाई देता है। जो हम देख रहे हैं वो हमें धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि ये दीर्घ दृष्टि दोष है। तो फिर से ध्यान रखेंगे, दीर्घ दृष्टि दोष में दीर्घ की वस्तुएं तो दिखेंगी, दूर की वस्तुएं तो दिखेंगी, लेकिन करीब की वस्तु नहीं दिखेगी। दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दिख रहा है, बाकी दृष्टि दोष। ठीक है, अब आते हैं प्रतिबिंब की स्थिति के ऊपर। वो हम पहले बता चुके हैं कि निकट की वस्तुओं से आने वाली प्रकाश की किरणें रेटिना के पीछे जाके केंद्रित होती है, जिससे रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब धुंधला होता है। इसीलिए व्यक्ति को पढ़ने या बारीक काम करने जैसी निकट की वस्तुओं को देखने में कठिनाई होती है ना। उसके बाद निवारण क्या है इसका? तो उत्तल लेंस का उपयोग। यहां अगर हम लोग उत्तल लेंस ऐसे करके लगा दे, दूसरा उत्तल लेंस मेरे पास यहां है, होगा क्या? जो निकट की वस्तुएं से आने वाली प्रकाश की किरणें हैं वो थोड़ा सा अपना रास्ता बदल लेंगी, और यहां से जो बहुत ज्यादा पीछे जाके केंद्रित हो रही थी वो क्या करेगी? रेटिना पे जाके केंद्रित हो जाएगी, है ना। क्या है? इस दोष को सुधारने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह अभिसारी लेंस प्रकाश किरणों को आंख में प्रवेश करने से पहले थोड़ा सा केंद्रित कर देता है। जैसे यहाँ चश्मा लगा हुआ है, यहाँ से प्रकाश की किरण जा रही है, तो क्या होगा? यहाँ पे थोड़ा सा प्रकाश की किरण को और छोटा कर देगा, केंद्रित कर देगा, जिससे वो जो आगे बन रही थी यहाँ पे उससे थोड़ा सा पहले हमारे रेटिना पे बन जाए, और हमें वो वस्तु जो है वो साफ साफ दिखे, धुंधली न दिखे। अब लेंस की शक्ति क्या होता है? दीर्घ दृष्टि दोष के लिए धनात्मक शक्ति वाले
उत्तल लेंस जिसकी क्षमता, जो लेंस की क्षमता होनी चाहिए वो +D में होनी चाहिए, पॉजिटिव डी होनी चाहिए, उपयोग किया जाता है। यह लेंस आंख की ऑप्टिकल शक्ति को बढ़ाकर प्रकाश को रेटिना पर सही ढंग से फोकस करने में मदद करता है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप आराम से इससे भी 5 से 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यहाँ तक कि 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हैं अगर आप ध्यान से देखें तो। ठीक है, अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। और ये जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, जितने भी आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं और उसके हल बताए जा रहे हैं, वो सब 6 नंबर वाले और 5 नंबर वाले है ना, कोई 2 नंबर वाला नहीं है, सबके सब 6 नंबर वाले, सब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। और उससे आप अपने हिसाब से लघु उत्तरीय प्रश्न भी बना सकते हैं। अगर आपको पता है तो आप तो बना तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन नहीं पता है तो कम से कम इतना आप करके जाइएगा, तो फिजिक्स कम से कम आपका 90% तो क्लियर है यहीं से। अब मानव नेत्र की समंजन क्षमता के ऊपर आते हैं, और इसको करने के बाद हम लोग सबसे पहले, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो उसका ले सकते हैं। समंजन क्षमता को हम लोग काफी अच्छे से जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। निकट की वस्तु पर फोकस, यानी पहले समंजन क्षमता को एक एक करके जानते हैं। पहला पॉइंट, निकट की वस्तु पर फोकस करते समय सिलियरी मांसपेशियां संकुचित होती हैं, जिससे सस्पेंसरी लिगामेंट्स पर तनाव कम होता है और लेंस अधिक मोटा हो जाता है, अधिक उत्तल हो जाता है। यानी यदि हमको करीब की वस्तु को देखना है, बगल की वस्तुओं को ध्यान से देखना है, तो उस समय हमारा समंजन क्षमता कैसे इसको शिफ्ट करेगा, हमारे लेंस को थोड़ा सा उत्तल कर देगा, थोड़ा सा मोटा कर देगा, जिससे उसका फोकस यहाँ पे आके शिफ्ट हो जाएगा। दूसरा, लेंस की वक्रता और फोकस दूरी। मांसपेशिया के संकुचन से लेंस की वक्रता बढ़ती है और वह मोटा हो जाता है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम होकर प्रकाश किरणें रेटिना पर केंद्रित हो जाती है। अब अगला, दूर की वस्तु पर फोकस। दूर की वस्तु फोकस करते समय सिलियरी मांसपेशियां शिथिल होती हैं, जिससे सस्पेंसरी लिगामेंट्स पर तनाव बढ़ता है और लेंस पतला एवं कम उत्तल हो जाता है। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका जो लेंस अगर कम पतला है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, और फोकस दूरी बढ़ने के कारण क्या होगा, प्रकाश से आने वाली किरणें जो है रेटिना पर सही से केंद्रित हो पाएंगी। यानी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार जो हमारा आंख ही है वो अपने फोकस दूरी को शिफ्ट करके अलग अलग दूरी पर रखे वस्तुओं को ज्यादा आसानी से देखने में खुद को ही सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, और समंजन की प्रक्रिया क्या होती है, लेंस की स्वयं की फोकस दूरी को बदलने को समंजन क्षमता कहते हैं। सिलियरी मांसपेशियों और सस्पेंसरी लिगामेंट्स क्रिस्टलीय लेंस की वक्रता को नियंत्रित कर इसे समायोजित करते हैं, ताकि विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बन सके। यह क्षमता स्वस्थ आंखों में 25 सेंटीमीटर से अनंत तक की दूरी के लिए स्पष्ट दृष्टि प्रदान करता है। इतने देर तक हमारे बातों को सुने, बैठे रहे। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद।